Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Saida Noreen and I am back with the new topics of current electricity today. I hope आपने किरचॉफ्स रूल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, स्पेशली जो किरचॉफ सेकंड रूल है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी था। मैंने आपको इन डिटेल जो है उसकी प्रैक्टिस करवाई थी ताकि आप किरचॉफ सेकंड रूल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपने उन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया होगा तो फिर आप किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आज जो हमने मेन टॉपिक हमारा है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन बिफोर गोइंग टू आवर मेन टॉपिक ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज टुडे देयर आर फ्यू स्टेप्स। ये 5 स्टेप्स हैं जिसमें उन्होंने प्रोसीजर दिया है ऑफ द सोल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम्स फॉर एनी कम्प्लेक्स सर्किट्स। किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट के लिए ये 5 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, जिससे आप किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। सबसे पहले तो आपने उसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी होती है, जैसे कि हमने किरचॉफ सेकंड रूल में ड्रॉ किया था। जब हमने ये एग्जांपल 13.6 सॉल्व की थी तो मैंने आपको इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके पूरा हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, द चॉइस ऑफ द लूप्स शुड बी सच दैट ईच रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड एट लीस्ट वंस इन द सिलेक्टेड लूप्स। उसके बाद आपने उसके लूप्स की चॉइस करनी होती है कि कितने लूप्स आपने बनाने। आपको याद होगा हमने ये जो एग्जांपल नंबर 13.6 है इसमें हमने ये 2 लूप्स किए थे। ये 2 क्लोज लूप थे जिसमें हमने ये ADCBA और BCFEB इस तरह से ये 2 क्लोज लूप हमने कंसिडर किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाने के बाद आपने उसके देखना है कि क्लोज लूप बनाने, और क्लोज लूप इस तरीके से बनाने हैं कि कम से कम ये ना हो कि आप इस तरह से लूप बना लें। अगर मैं ये 2 लूप इधर ना बनाती और ये पूरा एक लूप ले लेती, कंसीडर कर लेती, तो फिर इस पूरे एक लूप के अंदर ये जो रजिस्टर था, जो कॉमन रजिस्टर था इनके अंदर, ये इसमें इंक्लूड नहीं होना था। उन्होंने कहा है कि आपने इस तरह से लूप्स की चॉइस करनी है कि कम से कम हर रजिस्टर एक दफ़ा जो है वो उस लूप के अंदर आए। ठीक है, तो आप इसलिए हमने यहाँ पे 2 लूप्स बनाए थे ताकि ये जो रजिस्टर है बीच वाला कॉमन रजिस्टर ये भी हमारे दोनों लूप्स में कवर हो जाए। ठीक है, तो आपने चॉइस ऑफ द लूप्स करनी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, उसकी करंट, एज्यूम द लूप करंट इन ईच लूप, कि आपने किस तरह से करंट को लेना है उसके अंदर। ठीक है, लूप की करंट कि किस डायरेक्शन में, आइदर यू कैन कंसीडर द करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में उसको करंट को कंसीडर कर सकते हैं, वो आपने अज्यूम करनी है। उसके बाद नंबर 4, राइट द लूप इक्वेशन। जब ये सारा कुछ हो जाएगा, आपने सर्किट डायग्राम भी बना ली, लूप्स भी बना लिए उसके अंदर, फिर लूप्स के अंदर उसकी करंट को भी कंसीडर कर लिया, फिर आपने उस लूप्स दोनों लूप्स की बारी बारी इक्वेशन राइट डाउन करनी है अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकंड रूल फॉर ऑल द सिलेक्टेड लूप। जितने लूप्स भी हैं सबकी आपने इक्वेशन उसमें राइट डाउन करनी है। फॉर राइटिंग ईच लूप इक्वेशन, हर लूप की इक्वेशन लिखते हुए द वोल्टेज चेंज, ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप EMF जो होगी वो हमेशा आप कैसे कंसीडर करते हैं, अक्रॉस एनी कंपोनेंट इज पॉजिटिव। वो जो EMF है वो पॉजिटिव कब होती है, इफ ट्रेवर्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, क्योंकि लो टू हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हुए वो एनर्जी गेन करता था, इसलिए उसकी EMF कैसे होती थी, पॉजिटिव होती थी। एंड इट इज़ नेगेटिव, और उसकी EMF जो है वो हम नेगेटिव कंसीडर करते थे इफ ट्रेवर्स्ड फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। अगर आप हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि वो फिर एनर्जी लॉस करता था और इसलिए उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते थे। उसके बाद लास्ट में आप क्या करते थे, सॉल्व दीज इक्वेशंस फॉर अननोन क्वांटिटीज। आपने जो भी अननोन क्वांटिटीज, आपको याद होगा एग्जांपल नंबर 13.6 में हमने I1 और I2 2 करंट्स जो हैं वो कैलकुलेट की थी, और फिर हमने कहा था कि हमने करंट थ्रू ईच रजिस्टर जो है वो कैलकुलेट करना है। हमने R1 से भी करंट को कैलकुलेट किया, R2 से भी, और ये जो आपको एक दफ़ा अगर आप देख लेंगे तो हमने क्या किया था, अननोन क्वांटिटीज I1 I2 तो निकाली थी, लेकिन R1 से I1 फ्लो कर रही थी, R2 से I2 फ्लो कर रही थी, लेकिन ये जो बीच का था आपका ये R3 था, R3 से I2 फ्लो कर रही थी, जो बीच का था आपका R2 उससे दोनों करंट्स फ्लो कर रही थी। तो फिर हमने उसके लिए भी करंट I1 माइनस I2 जो है, क्योंकि I1 आपकी ग्रेटर थी I2 से, I1 माइनस I2 करके हमने जो R2 है उससे जो है वो करंट भी कैलकुलेट की थी। तो हमने करंट थ्रू ईच रजिस्टर जो है हमने इस एग्जांपल 13.6 में जो है वो कैलकुलेट किया था। इस तरह से ये मैंने आपको सिमराइज कर दिया है आपका सारा
होल स्टेप्स, 5 स्टेप्स हैं कि किस तरह से आप किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। इन 5 स्टेप्स की रिवीजन या जो मैंने आपको सिमराइज किया वो इसलिए किया है कि जो आगे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव टॉपिक है, और कोई इतना इसमें कोई मसला इतना लेंथी टॉपिक नहीं है, तो आपने इसको अच्छे से अटैम्प्ट करना है। अच्छे से अटैम्प्ट करने का मतलब है कि आपने स्टेप इसकी सारी जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लेकिन ये जो 5 स्टेप्स हमने ऊपर से मेमोराइज किए वो इसीलिए किए ताकि हम ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसमें भी जो ये कम्प्लेक्स सर्किट आपको नजर आ रहा है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स नजर आ रहे हैं, ऑल्दो इसमें ईएमएफ तो एक है लेकिन फिर भी ये एक फॉर्म ऑफ क्योंकि ये ब्रिज सर्किट है, रेजिस्टर्स जो हैं वो एक ब्रिज की फॉर्म में लगे हुए हैं, तो ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम किरचॉफ सेकंड रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने एक दफ़ा सिमराइज कर लिया, एक दफ़ा रिवाइज कर लिए अपने सारे स्टेप्स कि हम किस तरीके से किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट को जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट्स कम अप विद आवर न्यू टॉपिक, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? सर्किट डायग्राम उन्होंने आपको शो कराई हुई है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। आप इसको लिख सकते हैं कि a Wheatstone bridge is an electronic circuit which is used to determine the unknown resistance। जो किस लिए यूज होता है? अननोन रेजिस्टेंस थ्रू एनी सर्किट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप इसकी ये डेफिनेशन इन्होंने आगे डायरेक्ट ही कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग से स्टार्ट कर दिया है, तो आप जो है इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी व्हीटस्टोन ब्रिज की जो है वो डेफिनेशन राइट डाउन करते हैं कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि जब भी आपने कोई टॉपिक पढ़ना है याद रखें तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बताना जरूरी है। सो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? इट is an electronic circuit which is used to find out unknown resistance, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है आपका जो कि यूज होता है टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। अब किस तरीके से आप इसकी मदद से अननोन रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब आ जाए आप उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के ऊपर, और उसकी वर्किंग के दौरान ही ये जो स्मॉल स्टेप्स हैं उसकी डेरिवेशन के वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, सबसे पहले तो आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आ जाएंगे उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पे। अब देखिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इसलिए कह रही हूँ कि आपने जैसे जैसे सर्किट बनाया है उसके साथ साथ उसके पॉइंट्स आपने बताते जाने कि ये किस तरह से। पहले तो आप एक ब्रिज सर्किट बनाएंगे। ब्रिज सर्किट में 4 रेजिस्टर्स आपने लगाए हुए हैं, इसमें R1 और R1 के सामने R2, R2 के सामने R3 और R3 के साथ जो है अब आप क्या लगाएंगे? R4। यानी R1 और R4 आपस में आमने सामने होंगे और R2 और R3 आपस में आमने सामने आने चाहिए। यानी ये तरतीब आपने इसी तरीके से रखनी है कि R1 R4 एक दूसरे के सामने हो और R2 और R3 जो है वो एक दूसरे के सामने आए। अब इस पूरे सर्किट का नाम ABCDA, दिस इज अ क्लोज्ड लूप जिसको आप डिवाइड करेंगे इंटू 3 लूप्स, ठीक है। इक्वेशन हम 2 लूप्स की भी निकालेंगे तो वो हमारे लिए इनफ होगा क्योंकि इसमें उन्होंने 3 करंट्स कंसीडर किए हैं, ठीक है, I1, I2 एंड I3। वैसे हम इसके 2 लूप्स भी कंसीडर कर सकते थे, ABDA और BCDB, और 2 करंट्स के साथ भी हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि आपके बुक में फॉलो किया गया है 3 करंट्स के साथ, तो मैं चाहती हूँ कि आपको 3 करंट्स के साथ प्रैक्टिस भी हो,
ठीक है, वरना तो आप इसको 2 करंट्स के साथ भी मैं आपको इसको सॉल्व करा सकती थी, जो कि बहुत ही सिंपल मैनर है, उसमें भी कोई मसला, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको फॉलो करें 3 करंट्स के साथ किस तरह करना है, ताकि आपको इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो बिटवीन ए एंड सी उन्होंने एक आपका सेल लगाया हुआ है ईएमएफ, जिसकी ईएमएफ तकरीबन 1.5 वोल्ट होगी। ठीक है, सिंगल सेल है ना, उसके और थ्रू अ स्विच, और बीच में साथ उसके एक स्विच एस भी लगाया हुआ है। आपको पता है कि कन्वेंशनल करंट फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी पूरे सर्किट में। आई जो है ये फ्लो करना शुरू होगा, आई इज द टोटल करंट। जब टोटल करंट इस पॉइंट सी के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आपको पता है आई R2, क्योंकि हर रेजिस्टर से करंट फ्लो करनी है ना, तो टोटल करंट आई तो तमाम रेजिस्टर से फ्लो नहीं कर सकती ना, तो क्या होगा यहाँ पे जाके पॉइंट सी के ऊपर जाके ये जो करंट टोटल करंट आई है ये डिवाइड होके I2 करंट फ्लो कर जाएगी R2 से, और ये जो आपका R4 है इससे I3 करंट जो है वो फ्लो करेगी। ठीक है, अब हमने 3 करंट्स लेनी है। I2 जो है वो R2 से फ्लो कर रही है, और I3 वो करंट है जो R4 से भी फ्लो कर रही है और R3 से भी फ्लो कर रही है। ठीक है, I2 करंट जो है वो R2 से फ्लो करेगी, और यहाँ से I3 जो करंट है वो R4 से भी फ्लो करेगी, और R3 से भी I3 ही हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन अगर आपको नजर आ रही होगी तो वो कौन सी डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव आपने जाना है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो करंट की हर तरफ आपको नजर आ रही है। अब बी पॉइंट पर जाके जो R1 से करंट फ्लो करेगी वो I1 होगी, और इस तरह से करंट जो है वो कंप्लीट सर्किट से फ्लो करेगी। बिटवीन बी एंड डी उन्होंने क्या कनेक्ट किया, एक गैल्वेनोमीटर है। व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? अ गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट। इसको लगाने का मकसद ये है कि ये चेक कर सके, डिटेक्ट कर सके कि आइदर कोई करंट सर्किट से फ्लो कर रही है या नहीं कर रही। एक एमीटर होता है ना, एमीटर तो करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने का मतलब है कि जैसे कोई टेस्टर आप घर में यूज करते हैं ना, किसी जगह पता करना हो कि यहाँ करंट है कि नहीं, तो आप टेस्टर लगा के चेक कर लेते हैं कि करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही। इसी तरह गैल्वेनोमीटर जो है ये वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे आप करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं अपने सर्किट में। और हमारा मेन मकसद जो है, हमने कहा है ना कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की हमने डिफाइन कैसे किया कि इससे आपने अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। अगर आप इससे अननोन रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि करंट थ्रू द सर्किट शुड बी इक्वल टू 0। अगर करंट थ्रू द सर्किट 0 होगी तो उस पॉइंट को हम बैलेंस पॉइंट कहते हैं, और उस वक्त गैल्वेनोमीटर 0 वैल्यू शो करेगा। आपने अपने सर्किट को उस वक्त तक उसमें वेरिएशन लेकर आनी है जब तक कि गैल्वेनोमीटर 0 वैल्यू शो नहीं कर देता। और गैल्वेनोमीटर 0 वैल्यू तब शो करेगा इफ देयर इज नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इवन द बैटरी इज ऑन। अगर आपका स्विच ऑन भी है, बैटरी काम कर भी रही है, तो भी आपका गैल्वेनोमीटर जो है फिर भी 0 करंट अगर शो करता है। और वो कब करंट 0 शो करेगा, जब उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाएगी। और वो जो मैक्सिमम अननोन रेजिस्टेंस जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी मदद से जब वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, उस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर 0 वैल्यू शो करेगा, वो उसका बैलेंस पॉइंट कहलाता है। ये सारी बातें भी हम इन डिटेल आगे पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर को हम शो करते हैं RG। RG क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये जो है ये सारी इस पूरी कंस्ट्रक्शन थी इस पूरे सर्किट की। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा कि गैल्वेनोमीटर जो है वो सेंटर में लगा हुआ है ना। जो चीज सेंटर में लगी होती है इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में दोनों तरफ से करंट फ्लो कर रही है। I1 करंट भी फ्लो कर रही है थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और I2 करंट जो है वो भी थ्रू द गैल्वेनोमीटर फ्लो कर रही है। ये जो I3 करंट है ना, स्मॉल करंट, ये गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं कर रही है, ये सिर्फ कहां से फ्लो कर रही है, R4 से और R3 से। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से जो 2 मेन करंट्स आपकी मेजर करंट्स फ्लो कर रही हैं वो I1 है और I2 है। अब जैसा कि मैंने आपको जब एग्जांपल नंबर 13.6 समझाई थी तो मैंने आपको कहा था कि जो सेंट्रल कंपोनेंट होता है, जब आप उसको पढ़ेंगे इसकी वजह से B की वजह से इस लूप में पढ़ेंगे, तो तब आप गैल्वेनोमीटर की करंट को I2 माइनस I1 करके पढ़ेंगे, यानी जो उसकी मेजर करंट होगी। और जब आप लूप A के लिए पढ़ेंगे तो तब आप गैल्वेनोमीटर की करंट को I1 माइनस I2 करके पढ़ेंगे, क्योंकि उस वक्त जो उसकी मेजर करंट होगी वो I1 होगी। अब ये सारी बातें मैं आपको इसीलिए रिकॉल करा रही हूँ। हाँ, एक और चीज जो आपको रिकॉल कराना जरूरी है, जब हम
इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ेंगे ना, वी शुड ट्रेवर्स द सर्किट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जब हम ट्रेवर्स करेंगे अपने सर्किट को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैंने आपको क्या बताया थी, एक कन्वेंशन थी। वो कन्वेंशन क्या थी कि अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे तो हर रेजिस्टर से जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो माइनस के साथ आती है, क्योंकि हर पॉइंट पर एनर्जी लॉस होती है। जब भी करंट किसी रेजिस्टर से पास करती है तो आपको पता है ना एनर्जी लॉस होती है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर से आएगा जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हैं, हम उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहे ना, तो जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे, ट्रेवर्स करेंगे अपने सर्किट को, तो हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ये कन्वेंशन आपने किरचॉफ सेकंड रूल में पढ़ा था, ठीक है, मैंने आपको दोबारा रिकॉल करा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब इन तमाम पॉइंट्स को रिकॉल करने के बाद ये भी पॉइंट्स ज़रा आप देख लें ताकि आपको आसानी हो जाए कि I1 कौन सी करंट है। I1 वो करंट है जो कहाँ कहाँ से गुजर रही है, फ्लोइंग थ्रू R1 से भी गुजर रही है, RG से भी गुजर रही है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और R3, ये जो R3 लगा हुआ है इधर से भी आपकी I1 करंट फ्लो कर रही है। उसके बाद I2 करंट कहाँ कहाँ से फ्लो कर रही है। I2 करंट वो है जो कि सबसे पहले कहाँ से गुजर रही है, R2 से, उसके बाद ये कहाँ से गुजर रही है, RG से, और उस सर्किट लूप में क्या लगा हुआ है, R4, उधर से भी आपकी जो I2 करंट है वो फ्लो कर रही है। यानी I2 करंट इन तीनों से फ्लो कर रही है, मेजर करंट है ना, तो उस सर्किट में जो कुछ उस लूप में लगा हुआ है उन तीनों में से वो फ्लो कर रही है। आपके R2 में से भी गुजर रही है, RG में से भी गुजर रही है, और R4 में से भी गुजर रही है। जबकि ये जो आपकी स्मॉल I3, ये देखा नहीं, इनके लूप्स उन्होंने जरा बड़े करके बनाए, I3 इज अ वेरी स्मॉल करंट, और ये जो I3 जो स्मॉल करंट है ये सिर्फ इन दोनों से गुजर रही है, R3 से और R4 और R3 से पास कर रही है बस, ठीक है। तो ये इन तीनों करंट्स को ये भी आप राइट डाउन कर सकते हैं कि आपकी जो करंट्स हैं वो कहाँ कहाँ से, I1 कहाँ से फ्लो कर रही है, I2 कहाँ से फ्लो कर रही है, और I3 कहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है। अब हमने इस सर्किट को समझना ज़रा आसान हो जाएगा। आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पे। द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट ये उन्होंने दिखाया हुआ है, कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज हैं इसमें, R1, R2, R3, R4, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट किए हुए इन सच अ वे सो एज टू फॉर्म अ मैश। ये एक मैश बना रहे हैं, क्लोज लूप बना रहे हैं, उसको कहते हैं मैश। क्लोज लूप क्या है, ABCDA। आपको पता है क्लोज लूप की निशानी होती है जहां से शुरू होता है, A से शुरू किया ना तो A पर ही खत्म होगा। ये क्या कैसा मैश या क्लोज लूप कैसा बना रहे हैं, ABCDA, ये क्लोज लूप बन रहा है। अब बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड C, A और C के दरमियान में ये देखें बैटरी लगी हुई है A और C के दरमियान में, और सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, अच्छा गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहते हैं, क्योंकि अच्छा गैल्वेनोमीटर वो होता है जिसमें से हल्की सी भी करंट फ्लो करे तो वो आपको उसकी नीडल जो है वो मूव करने लग जाती है, ठीक है। तो ये एक सेंसिटिव अच्छा गैल्वेनोमीटर है ऑफ द रेजिस्टेंस RG। इसकी रेजिस्टेंस क्या ली हुई है आपने, RG, और वो कनेक्ट कहाँ हुआ है, कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स B एंड D के दरमियान में कनेक्ट है। इफ द स्विच एस इज क्लोज, जब आप स्विच एस को क्लोज कर देंगे तो आपको पता है करंट फ्लो करने लग जाएगी। अ करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो करंट जो है वो सारे सर्किट से फ्लो करेगी, गैल्वेनोमीटर से भी करेगी। वी आर टू डिटरमाइन, हमने क्या निकालना है, द कंडीशन अंडर विच नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। वो कंडीशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो ना करे, इवन आफ्टर द स्विच इज क्लोज, जहां तक कि स्विच क्लोज भी हो तो भी कोई करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो ना करे। For this purpose we analyze this circuit using the Kirchhoff second rule। हम फिर अब Kirchhoff second rule लगा के इस पूरे सर्किट को एनालाइज करेंगे। वो कंसीडर द लूप्स। अब ये देखिए इन्होंने 3 लूप्स लिए, लेकिन हमने सॉल्व सिर्फ 2 लूप्स के लिए इसको करना है। तीसरे लूप को इतना सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, स्मॉल लूप है ना, तो उसमें सिर्फ I3 को शो करने के लिए बताया हुआ। वी कंसीडर द लूप्स, कौन सा लूप लिया है इसने, ADBA, ये फर्स्ट लूप है आपका। सेकेंड लूप कौन सा लिया है, DCBD, ठीक है, जिसमें से I2 फ्लो कर रही है। ADBA जो है वो I1 के लिए है, BCDB जो है वो आपका I2 के लिए है, और तीसरी जो I3 के लिए उन्होंने एक स्मॉल, एक ये वाला लूप लिया, यहाँ पे आप एक डैश लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन शो कर सकते हैं। वो क्या है जी, ADCA। ये जो ADCA है ये सिर्फ कौन सी करंट को शो कर रहा है, I3 को। तो ADCA जो है वो आपकी I3 को बस शो कर रहा है, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा, इसमें गैल्वेनोमीटर नहीं आएगा, सिर्फ I3 करंट जो है फ्लो कर रही है R3 से और R4 से।
तो ये इस लूप की क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम ये जो हमारे दो मेजर लूप्स हैं इनको सॉल्व करेंगे और इसी से हम कैलकुलेट कर लेंगे अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हम निकालना चाहते हैं फॉर द रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो 3 करंट्स हैं I1, I2 एंड I3 और हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो करंट्स की ली है क्लोज लूप से। क्यों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है? क्योंकि आपकी करंट फ्लो ही कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेनी है ना, तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव है। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो अंदर जितनी करंट्स हैं वो सबकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब लगाएं जी। सबसे पहले हम अपना लूप लेते हैं, लूप ADBA। पहले हम अपने इस लूप को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकंड रूल, उसकी इक्वेशन डेवलप करेंगे। अब कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ADBA का मतलब है सबसे पहले आप सर्किट को ट्रेवर्स कर रहे हैं A से D की तरफ। ठीक है, A से D की तरफ जब आप सर्किट को ट्रेवर्स करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, A से D के बीच में क्या लगा हुआ है? R3 लगा हुआ है। R3 से कहाँ से करंट फ्लो कर रही है? एक तो मेजर करंट I1 भी फ्लो कर रही है ना R3 से, और उसकी अपनी स्मॉल करंट I3 भी फ्लो कर रही है। इसका मतलब है R3 में से ये दोनों करंट फ्लो कर रही हैं, I1 भी फ्लो कर रही है और I3 भी फ्लो कर रही है। ठीक है, तो A से D के बीच में जब आप आएंगे तो R3 में से ये 2 करंट्स फ्लो कर रही हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR होता है ना। तो I कौन सी होगी? मेजर करंट I1 और स्मॉल करंट माइनस I3। स्मॉल करंट को माइनस करके लिखेंगे ना, I1 माइनस I3 और बाहर ब्रैकेट में और बाहर क्या आ जाएगा? R3। इस तरह से I1 माइनस I3 इंटू R3। और ये जो बाहर वाला नेगेटिव साइन है ये क्यों आ रहा है? ये सबके साथ ही आएगा नेगेटिव साइन। क्यों आएगा? क्योंकि आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ले रहे हैं ना। आप अपने सर्किट को कैसे ले रहे हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जब आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जब आप जाते हैं ट्रेवर्स करते हैं सर्किट को तो तब नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो लॉस होती है एट एवरी पॉइंट थ्रू एवरी रजिस्टर। जिस भी रजिस्टर से आप गुजरेंगे एनर्जी लॉस होगी, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। सो ये आ जाएगा माइनस ये जो बाहर वाला साइन है, क्योंकि आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, और अंदर क्या आएगा? इस पॉइंट पर I1 माइनस I3 इंटू ब्रैकेट में और इंटू R3। उसके बाद आप आ जाएं D से B की तरफ। AD के बाद DB। DB में क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या है? RG। गैल्वेनोमीटर में से कितनी करंट्स फ्लो कर रही हैं? 2 करंट्स, I1 भी और I2 भी। इस वक्त हम किस लूप को पढ़ रहे हैं? इस वक्त हम ADBA को पढ़ रहे हैं ना। तो ADBA में जो मेजर करंट है वो कौन है? I1। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे गैल्वेनोमीटर के लिए आप लिखेंगे माइनस साइन तो आएगा ही ना बाहर। माइनस साइन किसकी वजह से आना है? क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप जा रहे हैं। और ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास? I1 माइनस I2, क्योंकि I1 इस वक्त ग्रेटर है ना, मेजर करंट है आपकी। I1 माइनस I2 इंटू RG। ये देखिए I1 माइनस I2 और ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? RG। और ये जो इसका नेगेटिव साइन है ये किसकी वजह से? क्योंकि आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, इसलिए। अब आ जाए B से A। A से D, ADBA था ना आपका सर्किट। तो पहले A से D, फिर D से B, और अब हम B से A की तरफ जा रहे हैं। जब B से A की तरफ जाएंगे, अब आपके पास क्या है B से A के बीच में? R1। R1 से कौन सी करंट फ्लो कर रही है? I1। बस, तो आप इसको क्या करेंगे? माइनस I1 R1, माइनस I1 R1। ठीक है, ये पूरी आपकी लूप इक्वेशन इन्होंने ज़रा सीधी करके लिखी हुई है। मतलब इन्होंने ज़रा स्मॉल जो टर्म है वो पहले लिखी है, R1 वाली, फिर RG वाली, फिर R3। तो आप जिस तरह पढ़ रहे थे आप उस तरह भी लिख सकते हैं। यानी आप पहले ये वाली टर्म भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप जैसे मैंने आपको पढ़ाया सर्किट को, फिर ये वाली भी लिख सकते हैं, फिर ये वाली। तो उन्होंने ज़रा तरतीब बाद में उसको सीधा करके अरेंज फॉर्म में लिख दिया। वरना आपने इसको किस तरह पढ़ा था, मैं उस तरह भी लिख देती हूँ। आपने सबसे पहले पढ़ा था A से D। A से D पे पहले क्या था आपके पास? माइनस 2 करंट्स थी ना, I1 माइनस I3 इंटू R3। ये पढ़ा था आपने सबसे पहले। उसके बाद आप D से B की तरफ गए थे। D से B में माइनस ब्रैकेट में क्या था? I1 माइनस I2 इंटू RG। और फिर आप B से A की तरफ किए थे, तो B से A की तरफ आपने क्या पढ़ा था? माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। तो आप इस तरीके से जैसे आपने सर्किट को पढ़ा था आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उन्होंने बाद में इसको अरेंज करके इस तरह से एक स्टेप के बाद ऐसे लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाए अपने सेकंड लूप की तरफ। सेकंड लूप है आपका क्या?
BCDB। अगर मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप BCDB की बजाय आप इसे कहें BDCB। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमने इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाना है ना। तो अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रहना चाहते हैं तो सर्किट का नाम भी उस तरीके से लें ताकि ऐसा क्लोज सर्किट हो जो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ही जा रहा हो। तो BDCB, आइदर यू कैन से इट BCDB, आप उसे BDCB कह लें, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको मैंने बता दिया कि ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन द डायरेक्शन ऑफ BDCB जब आप कहते हैं ना तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहते हैं ना, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही आपकी करंट की डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले आ जाए BD। इसकी भी मैं लूप इक्वेशन पहले एक स्टेप ऊपर लिख देती हूँ, बाद में यही वाली इक्वेशन आ जाती है जो बुक में। अब B से D की तरफ आए। B से D में कौन लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से कौन कौन सी करंट्स फ्लो कर रही हैं? I1 I2। अब इस वक्त चूंकि हम BDCB इस लूप को स्टडी कर रहे हैं तो इस लूप में मेजर करंट है I2। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? माइनस साइन तो आना ही है क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप कर रहे हैं। तो माइनस I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है? RG। उसके बाद माइनस, क्योंकि माइनस हर टर्म के साथ आएगा क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है ना। अब BD हो गया। अब BD के बाद अब आप क्या करेंगे? DC। पहले B से D की तरफ गए, D से C की तरफ जाएं। D से C में क्या लगा हुआ है? R4। और R4 से कौन सी करंट फ्लो कर रही है? I3 भी फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और I2 भी फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों करंट्स फ्लो कर रही है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस हमने लिख दिया हुआ है, आगे हम लिखेंगे ब्रैकेट डाल के I2 माइनस I3 इंटू, क्योंकि I3 स्मॉल करंट है ना तो स्मॉल करंट को आप नेगेटिव करके लिखेंगे। I2 आपकी मेजर लार्ज करंट है, तो I2 माइनस I3 इंटू ये कौन सा रजिस्टर है? R4। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया D से C की तरफ। अब आप आ जाएं CB। क्लोज सर्किट है ना तो उसको क्लोज भी तो करना है। तो CB में कौन लगा हुआ है? CB में आपका सिंपली R2 लगा हुआ है, और R2 से एक ही करंट फ्लो कर रही है और वो है I2। तो इसको तो आप सिंपली लिख सकते हैं माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0, जैसे आपने ऊपर इक्वेशन लिखी थी। अब इस इक्वेशन को आप चाहें तो जैसे इन्होंने नीचे करके सिंपल मतलब पहले ये वाली टर्म लिख ली फिर ये वाली लिख ली, आप ऐसे तरतीब दे के भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस वाली टर्म्स को आप आगे पीछे मतलब उसकी जगह बदल सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें ये इक्वेशन बन गई। अब इसकी ये फॉर्म, द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी 0 इफ I1 माइनस I2 इज इक्वल टू, हमने ये दो लूप्स की इक्वेशन बस निकालनी थी, ADBA और दूसरा क्या था? BDCB। इन दोनों की इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर ली है। अब अगर हम ये अजम्पशन लें, ये अजम्पशन क्या है कि आपकी करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर कब 0 होगी? इफ I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब ये है कि अगर I1 I2 के बराबर होगा, यानी ये जो दो मेजर करंट्स हैं आपकी सर्किट में I1 और I2, अगर ये दोनों इक्वल होंगी, इक्वल करंट्स, इक्वल अमाउंट की करंट्स होंगी, तो फिर आपका जो रेजिस्टेंस है उस सूरत में ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है ये स्ट्रेट हो जाएगी। ये अभी आपको थोड़ी सी राइट की तरफ लग रही है ना, राइट की तरफ लग रही है इसलिए क्योंकि ये करंट को रीड आउट कर रही है, ये बता रही है कि इसमें से थोड़ा सा करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में से। ये सेंटर में जब नीडल आ जाएगी तो 0 करंट आ जाएगी। सेंटर में नीडल का मतलब है कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, और वो तब पॉसिबल है जब आपका I1 I2 के बराबर होगा। अब I1 I2 के बराबर होगा, इन दोनों इक्वेशंस में हम इसको पुट करके देखेंगे। अगर I1 I2 के बराबर है तो आपको पता है कि ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, I1 माइनस I2 वाली, ठीक है ना, ये दोनों कट जाएंगे अगर I1 I2 के बराबर है। और यहाँ आ जाएगा आपके पास इस इक्वेशन से माइनस I1 R1, ठीक है, और ये खत्म होगी इक्वेशन, और ये जो माइनस वाली टर्म है इसे उस तरफ ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगी, और ये हो जाएगी I1 माइनस I3 इंटू R3। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन, इससे रिड्यूस होकर ये बन गई। अब सेकंड इक्वेशन को देखें, इसमें कौन सी टर्म है? I2 माइनस I1, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसे ये कैंसिल आउट हो गई थी I1 I2 को इक्वल करने के बाद। अब जब ये टर्म भी कैंसिल आउट होगी जो गैल्वेनोमीटर वाली टर्म है, तो बाकी आपके पास क्या बचा? माइनस I2 R2। अब ये I2 R2 था, लेकिन चूंकि I1 I2 के बराबर है तो हम इस I2 को भी क्या कंसीडर करेंगे? I1, ठीक है। I2 की जगह भी अब आप क्या लगा रहे हैं? I1, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। तो माइनस I1 R2 इज इक्वल टू, ये टर्म तो खत्म होगी, ये वाली टर्म जो इधर माइनस है जो उधर जाके प्लस हो जाएगी, और यह आ गया I2 माइनस I3 इंटू R4।
इस फॉर्म में। ये I2 जो है आपका, ये भी असल में आपको क्या कर लेना चाहिए, जहां जहां I2 है उधर आप क्या लगा रहे हैं, I1 लगा रहे हैं, तो इसको भी आप यहीं पे बेशक I1 कर दें। ये I2 नहीं है, ये I1 है, ठीक है। क्यों I1 है, क्योंकि आप कह रहे हैं I1 और I2 आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल करंट्स हैं तो फिर जहां जहां I2 था, यहाँ पे हमने I2 की जगह I1 किया, ये कैंसिल हो गई। यहाँ पे भी I2 की जगह I1 किया, ये टर्म भी कैंसिल होगी। तो फिर यहाँ पे भी I2 की जगह I1 कर लें इस टर्म में भी, और ये जो इस ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पे भी हम I2 की जगह क्या कर लेंगे, I1 कर लेंगे। तो ये फॉर्म बन जाएगी। ये माइनस वाली टर्म्स एक तरफ रह गई और ये जो दूसरी ब्रैकेट्स वाली फॉर्म थी वो हम दूसरी तरफ ले गए। दोनों में, दोनों इक्वेशंस में ये जो ब्रैकेट वाली थी R4 ये भी उधर ले गई। अब आपने इन दोनों को सिंपली डिवाइड कर लेना। डिवाइड इक्वेशन 13.25 बाय 13.26 दोनों को डिवाइड करें। जब डिवाइड करेंगे आपको पता है ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड करने का क्या तरीका होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे। मैं एक स्टेप कर देती ताकि आपको अंदाजा हो जाए। यानी माइनस I1 R1 ओवर माइनस I1 R2 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 इंटू R3 ओवर I1 माइनस I3 इंटू R4। ऐसे बन जाएगी फॉर्म। अब आपको पता है ये माइनस माइनस प्लस भी हो सकते हैं, कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, और I1 भी कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ से ये जो ब्रैकेट वाली पूरी टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास बाकी क्या बचेगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड करते हैं, राइट साइड को राइट से डिवाइड किया, और बाकी आपके पास बचा R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप अननोन रेजिस्टेंस, इफ योर जो है R1 इज द अननोन रेजिस्टेंस, आप फर्ज करें कि इन चारों में से एक आपकी अननोन है ना, तीन तो आपको पता होंगी, तो आप उसकी मदद से बाकी रेजिस्टेंस जो है, बाकी रेजिस्टेंसेस की मदद से उस अननोन रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक पॉइंट भी आप इसके आगे डाल सकते हैं। यहाँ एंड पे रिजल्ट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इफ R1 इज इक्वल टू एक्स किसको कहते हैं, जो अननोन हो। तो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। अगर R1 आपकी x है या अननोन रेजिस्टेंस है तो फिर आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू R2 R3, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ओवर R4। तो आप इस तरह से उस अननोन रेजिस्टेंस को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी को भी इनमें से x कंसीडर कर सकते हैं, R1 को भी। अगर R1 आपकी अननोन रेजिस्टेंस है तो आप उसको x कंसीडर करके इस R2 को R3 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय R4, तो आप इस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज टू कैलकुलेट एनी अननोन रेजिस्टेंस। आप इनमें से किसी को भी, अगर आपकी अननोन है, R2 अननोन है, R3 अननोन है या R4 अननोन है, तो कोई भी अननोन रेजिस्टेंस आप रख के बाकी की तीन रेजिस्टेंस की मदद से उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आखिरी जो पोर्शन है ये आपका रिजल्ट है। सबसे पहले आपने उसकी क्या लिखी थी, डेफिनेशन, उसके बाद ये सारी उसकी थी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ये सारी उसकी वर्किंग के अंदर उसकी डेरिवेशन भी इंक्लूडेड है, और उसके बाद आ गया एंड पे उसका रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, थस व्हेनेवर द कंडीशन क्या है, I1 इज इक्वल टू I2, ये कंडीशन है। ठीक है, कि जब ये सेटिस्फाइड होगी, नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जब ये दोनों करंट्स I1 और I2 जो दो मेजर करंट्स हैं ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो आपके गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, और उस वक्त उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगी। उसको हम, उसकी जो है, जब कोई करंट फ्लो नहीं करती गैल्वेनोमीटर से, इसको हम बैलेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है और करंट जीरो होती है। ठीक है, थ्रू द गैल्वेनोमीटर, एंड इट शोज नो डिफ्लेक्शन, और गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। और कन्वर्सली व्हेन द गैल्वेनोमीटर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट शोज नो डिफ्लेक्शन, तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। उन्होंने कहा ये इक्वेशन, ये जो कंडीशन के साथ I1 इज इक्वल टू I2 के साथ, ये इक्वेशन तब भी सेटिस्फाई हो सकती है अगर कोई करंट फ्लो ना करे। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कन्वर्सली का मतलब है इसके उल्टा, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई करंट गैल्वेनोमीटर से या वो जो व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है उसमें से जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, तो ये पूरा रिजल्ट है आपका। तो आपने इस रिजल्ट के साथ इफ़ ये करके ये वाला स्टेप भी ऐड कर लेना है कि इफ़ आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है R1 वो x है, तो आप उसकी मदद से बाकी की अननोन जो रेजिस्टेंस है थ्रू द गैल्वेनोमीटर विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, आप उसकी अननोन रेजिस्टेंस जो है इस पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज की कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका प्रैक्टिकल वर्क में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होता है सेकेंड ईयर का, उसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज।
वो जो स्लाइड वायर ब्रिज होता है आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 है, वो इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी उसका जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसको आप इधर जो है स्टार बना के लिख सकते हैं कि फॉर प्रैक्टिकल वर्क आपका सेकेंड ईयर का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, सेकेंड ईयर की बुक में, और उसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। ये जो स्लाइड वायर ब्रिज है इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग सेम है, और ये जो है एज द व्हीटस्टोन ब्रिज, तो वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रिजेंबल करता है इस प्रैक्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है स्लाइड वायर ब्रिज से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट्स इनफ फॉर टुडे। मैंने आपको इसलिए डिटेल लेक्चर्स दे रही हूँ ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एट एनी स्टेप, अगर आपको कोई चीज़ कन्फ्यूज करती है, कहीं कन्फ्यूजन है, यू कैन कमेंट मी। ठीक है, अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, लर्निंग डेवलप करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।